11 क्लासेज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीबी सर आज आपको एलटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। देखिए एलटी का पेपर का एलटी देखिए टीजीटी टीजीटी आब्लिक पीजीटी केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर है। देखिए आवाज ठीक ठाक आ रही है, ठीक है ना, सब कुछ वॉइस भी नीट एंड क्लीन। तो देखिए यह चैनल मेनली एलटी ग्रेड के लिए केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का आज टेस्ट संख्या 4 है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी भेज दीजिए। जो लोग चैनल से न जुड़े हों वो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपने लोगों को, परिचितों को शेयर कर दीजिए और लाइक भी करते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। In octahedral field, the d orbital will be split into। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षक बिखरता या टूटता है 2 लेवल्स में कि 3 लेवल्स में कि 4 लेवल्स में कि 5 लेवल्स में। यह आपसे जानना चाहता है कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है डी ऑर्बिटल का, वह किस कक्षक में बिखरता है, टूटता है। देखिए ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन इसे देखिए ए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड यह हमारा है डी जेड स्क्वायर। चलिए ये डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, अर्थात इन्हें हम इनकी एनर्जी जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इन पांचों की एनर्जी समान होती है। जब लिगेंड हमारा अटैक करता है तो यह डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं। यहां पर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और यहां पर जो टूट कर जाते हैं वह कहलाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन 3 सेट को हम लोग T2G के नाम से जानते हैं, इन्हें हम EG के नाम से जानते हैं। अर्थात जो हमारा ब्रेक करता है वह कौन कौन से ऑर्बिटल में डी कक्षक ऑर्बिटल ब्रेक करता है, 2 सेट्स में टूटता है। एक हमारा T2G कहलाता है, एक EG कहलाता है। इसके बीच की जो एनर्जी होती है यहां से यहां के बीच में, उसे डेल्टा E कहा जाता है और यह 10 DQ के बराबर होता है। इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, यहां से यहां तक की वह वैल्यू हमारी 10 DQ के बराबर होती है। तो जो हमारा ऑर्बिटल था डी कक्षक वह 2 सेट्स में टूटा, एक EG में टूटा, एक T2G में टूटा। इसे हम कहते हैं लोअर एनर्जी, इसकी एनर्जी कम होती है और इसकी एनर्जी क्या होती है, दिस इज योर हायर एनर्जी। तो क्या होगा, 2 सेट्स में टूटेगा, एक लोअर एनर्जी एक हायर एनर्जी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 1 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा T2G और EG में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपने चारों में से यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं है। चलिए हम पहले बात करते हैं
पहला है हमारा पिरिडीन। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पिरिडीन का है। दूसरा है फ्यूरान का। तीसरा ऑप्शन है पायरोल का, ये हमारा पायरोल है। चौथा ऑप्शन है पाइपरिडीन, अर्थात ये हमारा पाइपरिडीन है। ठीक, इसमें से यह जानना चाहता है कि आपका कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। चलिए देखते हैं। एरोमेटिक होने के लिए देखिए, एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तीसरा हमारा प्लेनर होना चाहिए, चौथा हमारा हकल रूल ओबे होना चाहिए। ओबे अर्थात 4n+2π सिस्टम का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे होंगे क्या, एरोमेटिक के। अगर n बराबर 1/2, 2/3 एनी फ्रैक्शन में आता है तो कंपाउंड हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाए, जो आपने लिखा है 5 कंडीशन, 4 कंडीशन, यदि एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कहला जाए। देखिए साइक्लिक तो सभी हैं, कॉन्जुगेशन देखिए ये अल्टरनेट कॉन्जुगेशन है, यहां पर लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन ए भी है, ए भी है, तो यही हमारा कॉन्जुगेशन नहीं है। ये क्या है, नॉट कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो नॉट प्लेनर भी होगा, तो प्लेनर भी नहीं होगा। अब जरा देखिए निकाल के दो को बता देते हैं। इसका क्या होगा, 4n+2π इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने पाई बांड, 3 पाई बांड। एक पाई बांड बराबर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन के, तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां से निकालेंगे तो n इक्वल टू 1 आएगा। यहां पर लोन पेयर है इसलिए ये भी कॉन्जुगेशन में होगा, यह भी हमारा एरोमेटिक होगा, और ये भी एरोमेटिक होगा, और ये भी हमारा एरोमेटिक ही होगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, हमारा डी ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। अर्थात तो पाइपरिडीन जो होता है वह हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सही आंसर है कौन सा चक्रीय यौगिक एरोमेटिक नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि जिंक का प्रथम आयनन विभव कॉपर से अधिक होता है, जबकि कॉपर का द्वितीय आयनन विभव जिंक से अधिक होता है, क्योंकि जिंक हैज, पहला ऑप्शन दे रहा है आपको कि जिंक हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, पहला ऑप्शन दे रहा है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि जिंक हैज कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, जिंक जो है वह डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है जिंक कंप्लीटली फील्ड एस ऑर्बिटल। चौथा ऑप्शन कर रहा है इन कॉपर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल in case of copper, while in case of zinc second electron is removed from s orbital। बोलिए सही आंसर क्या होगा। दीपक पटेल कह रहे हैं पहला कह रहा है जिंक हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयनन विभव जो होता है, वह क्या कहां पर, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर ही नहीं करता। तो पहला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है जिंक हैज कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। जिंक में डी ऑर्बिटल पूर्णतया भरा होता है। आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसकी चर्चा कर रहा है, इस पॉइंट का आंसर आपसे जानना चाहता है। सी ऑप्शन कर रहा है जिंक हैज कंप्लीटली फील्ड। दूसरा ऑप्शन है जिंक हैज कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, या गलत कर रहा है, अर्थात सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। द्वितीय आयनन विभव की बात कर रहा है, जिंक हैज कंप्लीटली फील्ड यस ऑर्बिटल। जिंक में यस ऑर्बिटल पूर्णतया भरा होता है, यह भी स्टेटमेंट्स गलत है। अर्थात इन कॉपर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। जो कॉपर का सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वह 3d10 बचेगा, और जब जिंक का एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3d10 4s1 हो जाएगा। यहां से देखिए ये जिंक प्लस का है, जब सेकेंड करेंगे तो किसकी एनर्जी कम है, इसकी। यह तो पूर्णतः फील्ड होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन कीजिए। यहां पर डबल माइनस है, जरा देखिए इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। अगर देखा जाए जरा इसका, तो पहले सबसे पहले इनके साइज का क्रम लिख लीजिए। साइज का यदि क्रम लिखा जाए तो क्या होगा, O2 डबल माइनस से F माइनस ज्यादा होगा, F माइनस से Na प्लस होगा, Na प्लस से ज्यादा Mg2 प्लस होगा। इसमें देखिए 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18। सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होने के कारण से देखिए जिस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज बड़ी होगी। तो सबसे ज्यादा O माइनस की साइज होगी। O माइनस की साइज कौन सा है, 2 नंबर पे चले जाते हैं। फिर F माइनस, उससे छोटी साइज किसकी होगी, F माइनस की होगी। ये हो जाएगा सेकंड थर्ड नंबर का। सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस इससे ज्यादा साइज हो जाएगी, इससे कम थोड़ा सा हो जाएगी तो 0.945 हो जाएगा। मैग्नीशियम की साइज हो जाएगी आपका 0.65। तो सही आंसर कितना हो गया, चौथा का सी कह रहे हैं। सही ऑप्शन एकदम फोर्थ का सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युग्मों से किस युग्म में विभेद यूवी के द्वारा किया जा सकता है, बताइए जरा। CH3 CH2 OH एंड CH3 OCH3, CH3 CH2 CHO एंड CH3 CO CH3, CH3 CH2 COH एंड CH3 COO CH3। आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इनमें जो है कौन सा आपका जो है यूवी के द्वारा विभेद कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं।
बताइए जरा तो। जल्दी से बताइए। आंसर दीजिए। 5 का सी दीपक पटेल कह रहे हैं। दीपक पटेल कह रहे हैं 5 का सी। देखिए किससे कह रहा है? यूवी के द्वारा। एक चीज ध्यान रखिए, यूवी जो होता है यह तभी एप्लीकेबल होता है जब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हो। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स इट मींस कम से कम दो डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड्स आर कॉन्जुगेटेड। यूवी के द्वारा तभी कोई चीज हम कर सकते हैं अलग जब कम से कम दो डबल बॉन्ड्स हों। सिंगल बॉन्ड वाले कंटेनिंग कंपाउंड को कभी यूवी स्पेक्ट्रम के द्वारा अलग नहीं कर सकते। सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड्स जो होते हैं, उन्हें हम आईआर द्वारा अलग कर सकते हैं। किसके द्वारा? आईआर के द्वारा। इन्हें हम अलग करेंगे किसके? आईआर के द्वारा। यूवी के द्वारा किसका अलग करेंगे? हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड से, अर्थात ये दोनों कंपाउंड्स को ही हम अलग कर सकते हैं। इसी का लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। और यदि लैम्डा मैक्स निकाल लेंगे, बात समझे, लैम्डा मैक्स निकालेंगे तो इसका लैम्डा मैक्स दूसरा आएगा, इसका लैम्डा मैक्स दूसरा आएगा। तो इस प्रकार हम यूवी के द्वारा किसका? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड डाइईन का ही हम लोग अलग कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तेरा वाटर ग्लास है, निम्न में कौन सा वाटर ग्लास है? तो वाटर ग्लास जो होता है सोडियम सिलिकेट, समझे, सोडियम सिलिकेट को हम लोग वाटर गैस कहते हैं। तो सोडियम सिलिकेट कौन है? Na2SiO3 को सोडियम सिलिकेट कहा जाता है। और सोडियम सिलिकेट ही हमारा क्या होता है? वाटर गैस होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर CH3 है। एक मिनट, प्लस है, यहां पर ठीक है। थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर ना समझ में आए तो ये हम लिख दे रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस है। ये हमारा ए नंबर का है। बी नंबर वाला देखिए थोड़ा सा पेस्ट होने में प्रॉब्लम है। सी और डी तो आपको क्लियर ही है। आपको यह बताना है कि इन उपरोक्त कार्बोधनायन की घटती स्थिरता का सही अवरोही क्रम है। बताइए कौन सा क्रम सही है?
अगर देखा जाए तो जो बेंजीन रिंग होती है वह सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। देखिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एरोमेटिक का लिखेंगे, फिर रेजोनेंस का लिखेंगे, फिर कार्बोकटायन है तो टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन मिथिल कार्बोकटायन। तो सबसे एक बेंजीन रिंग कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करती है, 3 थे 100 में। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या 7 होगी, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं शो करेगा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वह कौन सा होगा, हमारा डी नंबर का सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर ए, बी सी ए बी, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, 7th का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रिस्टल की संरचना को निर्धारित करने के लिए निम्न में से सही समीकरण को चुनिए। आपको सही समीकरण को चुनना है कि कौन करेक्ट स्टेटमेंट्स है, बताइए जल्दी से। क्रिस्टल की संरचना को निर्धारित करने के लिए निम्न में से सही समीकरण क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। जय प्रजापति कह रहे हैं 8 का डी, दीपक भी कह रहे हैं कि 8 का डी। देखिए क्रिस्टल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्राग्स इक्वेशन एक पढ़ा होगा, ब्राग्स इक्वेशन एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन में ब्राग्स एक इक्वेशन पढ़ा होगा, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये इक्वेशन पढ़ा होगा 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। यहीं से अगर देखा जाए तो इससे मैच करा जाए तो ये तो मैच कर नहीं रहा है, डी स्क्वायर होता नहीं, ये भी नहीं होगा, लैम्डा है ये भी नहीं होगा। अर्थात देखिए इसको अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो सही किससे मैच कर गया, डी ऑप्शन से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 8 का डी ऑप्शन, जो ब्राग्स इक्वेशन होता है 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा के बराबर होता है। जो देखिए थीटा क्या होता है, डिफ्रैक्शन एंगल्स होता है, लैम्डा क्या कितने इंसिडेंट की वेवलेंथ है, डी क्या है दो स्लिट्स के बीच में से की डिस्टेंस होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2d अपॉन n साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोर कक्षा की त्रिज्या का मान दिया जाता है। देखिए बोर कक्षा की त्रिज्या की बात कर रहा है। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है, यहां देखिए ए नाभिक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहा तो इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसके जस्ट बाहर एक अपकेंद्रक बल कार्य करता है और इस अपकेंद्रक बल के कारण से ही इलेक्ट्रॉन हमारा स्थिर अवस्था में रहता है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचने के कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। लेकिन एक
अगर ये अपनी ओर खींचता तो धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती कि इलेक्ट्रॉन कहाँ न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जितना फोर्स लगाकर इसे अपकेंद्रक बल खींचता है उतना ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है, उतना ही। और दोनों मैग्नीट्यूड्स में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है देखिए वह यम यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपान आर होता है। ठीक, अब हमारे पास देखिए यम यू आर बराबर एन एच अपान 2 पाई होता है। यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, एन एच अपान यम इंटू आर हो जाएगा, इंटू 2 पाई भी हो जाएगा। ये वैल्यू हमें निकल गई। अब इसको स्क्वायर कर लीजिए तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर यम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। देखिए अगर यहां पर रख दिया जाए v स्क्वायर की वैल्यू तो यम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर। देखिए यहां से कट जाएगा, अरे सॉरी एक थोड़ा सा गलती हो गई। देखिए ये आर स्क्वायर बल्कि यहां पर होता है, तभी तो गलत हो रहा है। अपान आर स्क्वायर होता है, आर यहां से क्या हो जाएगा, यम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर यम स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर बराबर जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल आउट और यम यम से भी कैंसिल आउट। सिंपली क्या बचा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर यम इंटू आर बराबर जेड ई स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर यम जेड ई स्क्वायर। कोई ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 जेड ई स्क्वायर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू कितना हो जाएगी, जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन बोर ऑर्बिट के लिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन SN2 reaction which chemical will be react the fastest way। SN2 अभिक्रिया में निम्न में कौन सा तीव्र क्रिया करेगा। बताइए जरा आंसर दीजिए तो, कौन सबसे तीव्र अभिक्रिया करेगा। जय कह रहे हैं कि 10 का ए ऑप्शन सही होगा। देखिए हमने कई बार चर्चा किया था कि जो SN2 अभिक्रिया का होता है, SN2 रिएक्शन का
वह ऑर्डर होता है सबसे पहले CH3X, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है। अब जरा देखिए यहां से, ये तो टर्सरी है, इसका होगा नहीं। अब बचा हमारे पास क्या, ये भी नहीं होगा। अब बचा दो, दो में प्राइमरी कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, CH3CH2I जो होगा, यही हमारा क्या होगा, SN2 रिएक्शन देगा। जब इसको एक्वस एनओएच देते हैं तो OHCH2 CH3 बनता है और कहा जाता है कंप्लीट इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, अर्थात पूरी तरीके से इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इन्वर्जन प्रोडक्ट, गुड इवनिंग मगनेश जी, पूर्ण रूप से कंप्लीट इन्वर्जन प्रोडक्ट, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, अगर आर है तो यस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर यस होगा तो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। किसमें, जब हमारा रिएक्शन SN2 है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब एक क्रिस्टल साइट जालक में एक ऋणायन एवं एक धनायन हटाकर उसे रिक्त कर दिया जाता है, तब इस प्रकार का उत्पन्न दोष को कहते हैं फ्रैंकल दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, शॉटकी दोष कि फ्रैंकलैंड डिफेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा दोष होता है, बताइए जरा कौन सा दोष पाया जाएगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। दीपक पटेल कह रहे हैं कि शॉटकी दोष पाया जाएगा, जय भी कह रहे हैं कि शॉटकी दोष पाया जाएगा। देखिए, जब किसी भी क्रिस्टल जालक में एक ऋणायन और एक कटायन मिसिंग होता है, तब कहा जाता है वह दोष हमारा कौन सा होता है, शॉटकी डिफेक्ट होता है। और जो शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, यह हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। किसका पाए जाते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और साथ में जैसे फॉर एग्जांपल्स NaCl, और दोनों कटायन और एनायन की साइज लगभग बराबर होनी चाहिए। कटायन और एनायन की साइज क्या होनी चाहिए, लगभग बराबर होती है। और इसकी जब इसकी दोष पाया जाता है तो यहां इसकी स्थिरता भी घटती है। क्या होता है, एक तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर पाया जाएगा, दूसरा साथ में क्या होगा कि इसमें जो होगा इसकी स्थिरता घटती है, और कटायन और एनायन की साइज लगभग सेम ही होती है। तो सही आंसर क्या होगा, शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि हमारा एक कटायन और एक एनायन मिक्स होता है, इसकी क्या होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में पाया जाता है, और साथ में इसमें कटायन और एनायन की साइज लगभग बराबर होती है और स्थिरता भी घटती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शॉटकी डिफेक्ट कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप और दाब के साथ मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का संबंध है dg बराबर VdP, dg बराबर SdT, dg बराबर VdP प्लस SdT, dg बराबर VdP माइनस
यस dt। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दीपक पटेल कह रहे हैं 12 का डी ऑप्शन सही होगा। देखिए ये स्मॉल डीजी में होना चाहिए। ठीक, जरा देखते हैं कैसे आता है। देखिए G इज इक्वल टू होता है H माइनस टी एस होता है। G इज इक्वल टू E प्लस पी वी माइनस टी एस बिकॉज H इज इक्वल टू E प्लस पी वी होता है। यहां रख दीजिए वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, मीन्स अवकलन करने पर। क्या कर दें? अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो dg बराबर de प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी हो जाएगा। तो dg इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। क्यों? क्योंकि बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंबाइंड फॉर्म में होता है टी डी एस इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी के बराबर होता है। यहां से देखिए डी ई प्लस पी डी वी बराबर क्या होता है? टीडीएस होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके स्थान पर टीडीएस रख दिया। जब टीडीएस रख दिया तो डीजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से देखिए टीडीएस टीडीएस कैंसिल आउट, तो बचा क्या? वीडीपी माइनस टीडीएस। अरे उल्टा कट गया, सॉरी। टीडीएस टीडीएस कैंसिल आउट, तो हमारा बचा क्या? देखिए यहां से डीजी बराबर वीडीपी माइनस एस डी टी बचा है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा, 12 का डी ऑप्शन। डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन के कारण से आयरन कोबाल्ट निकल हैव इक्वल साइज, zirconium and hafnium have equal size, all F block elements have equal size, all isoelectronics have equal size। सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयनों में के आकार समान होते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही है? देखिए लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उनकी साइज घटती जाती है। जैसे लेंथनम से लूटियम तक 71 सॉरी 57 से 71 तक, फिफ्टी सेवन से 71 तक परमाणु क्रमांक में वृद्धि और आकार का घटना। अर्थात हम कह सकते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ उनकी आयनिक त्रिज्या या आकार का घटना ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। इसका कारण जो होता है कि जर्कोनियम और हाफनियम हैव इक्वल साइज, अर्थात सही ऑप्शन हो जाएगा 13 का बी। दोनों के इक्वल साइज होने के कारण से का कारण उनका क्या है? एकमात्र रीजन है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
करा टॉल्यूइन को नाइट्रीकृत करने पर बने उत्पाद को टिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद को डाइजोकृत करने के पश्चात क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप निर्मित अभिक्रिया में मिश्रण में उपस्थित है। बताइए क्या उपस्थित होगा? बताइए जरा आंसर। देखिए, सबसे पहला काम क्या दिया गया है? टॉल्यूइन दिया गया है, इसका नाइट्रेशन कर दीजिए HNO3H2SO4। तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा और दूसरा बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। यही दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कह रहा है कि रिडक्शन विथ टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों को टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया जा रहा है। इसका वर्क क्या होता है कि NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करता है। टिन HCl का कार्य क्या है? NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा, यहां पर भी NH2 हो जाएगा। फिर कह रहा है इसका डाइजोनेशन किया जाता है, अर्थात नाइट्रस एसिड दिया जाता है। तो डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है, अर्थात OH N2+। जब इसको करा क्यूप्रिक साइनाइड, क्यूप्रिक ब्रोमाइड दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर Br जुड़ जाएगा और यहां पे भी Br जुड़ जाएगा। अर्थात क्या मिला हमारा? आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल, आर्थो पैरा डाई ब्रोमो, अरे वो सॉरी, एक मिनट, देखिए यहां पर तो CH3 है भाई। हमरे दिमाग में फिनाल आ गया। यहां पर CH3 है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। यहां भी CH3, यहां पे CH3, यहां भी 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 CH3। तो क्या बना? मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन बनेगा नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आर्थो एंड पैरा ब्रोमोटॉल्यूइन का मिश्रण बनेगा, अर्थात ऑप्शन हमारा ए सही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंद्रह नंबर का रहा है, परम शून्य ताप पर एक संपूर्ण शुद्ध क्रिस्टल की एंट्रॉपी शून्य है। यह कथन ऊष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है? बताइए। द एंट्रॉपी ऑफ एब्सोल्यूट प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रॉपी जो होती है, जीरो होती है। यह किसका कंसेप्ट है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जितना हीट हम सप्लाई करते हैं वह पूरी हीट हमारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाती, अर्थात एंट्रॉपी से कोई इसका संबंध नहीं है।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रॉपी इनवर्स की बढ़ रही है, ये भी नहीं होगा। जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यदि ए कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम है बी में और बी इक्विलिब्रियम है सी में, तो ए इज इक्विलिब्रियम टू सी हो जाएगा, अर्थात यह भी सिस्टम नहीं सही है, अर्थात जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं सही ऑप्शन दे रहा। तो हमारा क्या होगा? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि किसी भी एंट्रॉपी अगर टेम्परेचर जीरो होगा तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा, तो निश्चित रूप से उसकी एंट्रॉपी कितने? जीरो के इक्वल होगी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 15 का जो है डी ऑप्शन सही होगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी, the stability of the following compound are arranged in increasing order. Select the correct answer. कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपको इसमें से यह पहचानना है कि कौन सा हमारा जो होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर सही होगा। साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है और साइक्लोपेंटेन है। देखा जाए तो यह हमारा जो किसका है? पूरा कंसेप्ट बेयर स्ट्रेन थ्योरी का है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहती है कि यदि हमारा रिंग स्ट्रेन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बात समझ आई? बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो थी क्या कहा कि अगर रिंग हमारी क्या होगी, जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, अर्थात एंगल स्ट्रेन घटता जाता है। अब बात आई कि एंगल स्ट्रेन निकाला कैसे जाता है। बात इसकी भी आई कि एंगल स्ट्रेन को निकाला कैसे जाता है। तो जो एंगल स्ट्रेन विचलन होता है, देखिए विचलन बराबर होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस एल्फा बाई 2। देखिए स्टेबिलिटी जो होती है आपको स्टेबिलिटी की चर्चा की जा रही है। अगर स्टेबिलिटी जो होगा 1 अपॉन रिंग स्ट्रेन, जिसे विचलन भी कहा जाता है, विचलन या इसी को विचलन भी कहते हैं। अगर विचलन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन का निकालते हैं। यह बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री का। तो विचलन जो होगा कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 60 बटे 2। तो कितना हो जाएगा? 60 दुनिया 120 59 60 40 49 डिग्री 28 मिनट्स बटे 2 बराबर या वैल्यू आएगी कितना का? देखिए यह वैल्यू आएगी 27 डिग्री और 44 सेकेंड। जरा साइक्लोब्यूटेन का निकाल लेते हैं। साइक्लोब्यूटेन का कितना होगा विचलन? 109 28 मिनट्स माइनस एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो 90 बटे 2 कितना हो जाएगा? 29 नहीं 19 डिग्री
8 मिनट्स बाई 2 बराबर 9.945 मिनट्स। ऐसे अगर हम साइक्लोपेंटेन का निकाल लेते हैं तो डिविएशन कितना आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। बॉन्ड एंगल निकाल लीजिएगा इससे तो सबसे देखिए सबसे विचलन कम ज्यादा किसका आएगा, इसका है। तो साइक्लोप्रोपेन का सबसे ज्यादा कम, फिर उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है। अक्रिय गैस की बात कर रहा है कि अक्रिय गैस में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, किसी भी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अगर हम देखा जाए तो अक्रिय गैस है, इनके पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अब पूर्ण रूप से भरे होने के कारण से इनमें इलेक्ट्रॉन डालना कठिन हो जाएगा, और कठिन होने के कारण से माना जाता है कि इसकी क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 के बराबर हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का बी, अरे सॉरी 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है अक्रिय गैसों की वह 0 के बराबर होती है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा अक्रिय गैस का होता है। लिथियम तथा मैग्नीशियम के विकर्ण संबंधी का जिम्मेदार कारक निम्न में से कौन है। सिमिलर रेडियाई, आवेश एवं त्रिज्या का अनुपात समान होना, सेम आयनिक पोटेंशियल, या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समान विद्युत ऋणात्मकता। दीपक कह रहे हैं कि 18 का बी। देखिए जो लिथियम और मैग्नीशियम का जो विकर्ण संबंध का मेन कारण होता है वह रेशियो बिटवीन चार्ज एंड रेडियस रिमेन सेम, आवेश एवं त्रिज्या का अनुपात जो होता है वह समान होता है। तो सही आंसर क्या होगा, 18 का बी ही ऑप्शन सही होगा। निम्न संकुलों में किसकी प्रभावी परमाणु संख्या शेष तीनों से भिन्न है। देखिए किसकी, आप देखते मान आंसर बताइए किसकी भिन्न होगी। दीपक कर रहे हैं 19 का डी। देखिए जब भी एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए जब भी एटॉमिक नंबर निकाला जाता है तो उसका नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर या कम हो सकता है। देखा जाए तो आयरन का कितना है, 26 होता है, निकेल का 28 है, कोबाल्ट का देखिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा निकाला जाए तो 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा, -2 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो 36 के बराबर हो जाएगा। इसका देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो निकलेगा
वह 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4 बराबर 36 हो जाएगा। इसका जरा देखा जाए, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहां पर प्लस होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 27 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6 बराबर 36। इसका जरा देखा जाए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्लेटिनियम का 78, ये 3 यहां होना चाहिए, -4 प्लस 2 इंटू 6 86। जब भी निकाला जाएगा तो नेक्स्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर ही होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्लेटिनम। यह हमारा डी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि इसी का अंतर है, सब 36 के लगभग बराबर जा रहे हैं, लेकिन यह कितना जा रहा है 86 का। हमेशा नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर या कम हो सकता है, लेकिन कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसे देख लेते तो आयरन निकल कोबाल्ट का 36 ज्यादा जा सकता है, प्लेटिनम का 86 जा सकता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्लेटिनम वाला हो जाएगा। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण को निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बताइए 20 नंबर का ऑप्शन। बताइए बताइए। दीपक कर रहे हैं 20 का ए। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन देखिए, वह होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल जी और डेल टी एट कांस्टेंट पी। यह है हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर पर। डेल ए इक्वल टू डेल एच प्लस डेल डेल ए और डेल टी एट कांस्टेंट वी बराबर होता है, यह भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। यह हमारा क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, यह भी क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा, ये है। ये गलत इक्वेशन दिया गया है, लेकिन सही इक्वेशन कौन सा होगा हमारा 20 का ए जो होता है, इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर कहा जाता है। ये हमारा कहलाता है, अरे सॉरी, डेल्टा ये होता है। कहीं कहीं लोग ए को एफ भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए होगा। या एट कांस्टेंट प्रेशर पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, या एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें को सुमेलित कीजिए। बेकिंग है, कास्टिक सोडा है, वॉशिंग सोडा है। सुमेलित करके बताइए कौन सा सही होगा। देखा जाए अगर इनके मैचिंग का देखा जाए, बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 कहा जाता है। कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। बचा क्या, वॉशिंग सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? कास्टिक सोडा। हम्म वॉशिंग पाउडर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 213। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। N2O2NH3CH4 गैसों के लिए वंडरवाल्स नेतांक ए का मान क्रमशः 1.39, 1.36, 4.0 और 2.253 डेसीमीटर पावर 6 एटम मोल इनवर्स है। इनमें कौन सी गैस सबसे आसानी से द्रवीकृत की जा सकती है? पूछ रहा है इसमें कौन सी गैस ऐसी है जो आसानी से द्रवीकृत हो सकती है। देखिए, जो वंडरवाल स्थिरांक ए होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आकर्षण बल के, आकर्षण बल के कारण जितना ए का मान ज्यादा होगा उतना आकर्षण बल ज्यादा होगा, और आकर्षण बल ज्यादा होगा तो यहां पर जो होगा उसका लिक्विफिकेशन अर्थात द्रवीकृत ज्यादा हो। हम क्या कह सकते हैं? द्रवीकृत वही गैस ज्यादा होगी जिसमें आकर्षण बल ज्यादा पाएगा। आकर्षण बल उसी में पाया जाएगा जिसमें वंडरवाल्स कांस्टेंट ए का मान सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसका है? देखा जाए तो 4 दिया गया है। 4 किसका है? अमोनिया का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमोनिया हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना वंडरवाल्स कांस्टेंट ए का मान जितना ज्यादा होता है उतना मॉलिक्यूल्स के बीच अणुओं में आकर्षण बल ज्यादा पाया जाता है। आकर्षण बल पाए जाने के कारण से क्या होगा? वह गैस उतना ज्यादा तेजी से द्रवीकृत होगी। नेक्स्ट कह रहा है जब एथेनॉल तथा डाई एथिल ईथर का क्वथनांक क्रमशः 100 सेंटीग्रेड, 78.5 सेंटीग्रेड, 34.6 सेंटीग्रेड इनके अंतर आणविक बल का क्रम होगा। देखिए, अंतर आणविक बल के क्रम की चर्चा कर रहा है। अंतर आणविक आकर्षण बल उसी में ज्यादा होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा पाया जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा पाए जाने के कारण से उसका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग की चर्चा की जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? एल्कोहल में, वाटर में, फिर एथेनॉल में, फिर किसमें पाया जाएगा? ईथर में पाया जाएगा। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्रम है। इनके क्वथनांक का भी क्रम यही होगा। इनके आकर्षण बल का, अंतर आणविक बल का भी कारण यही ऑर्डर होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ही हमारा होगा। जो इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम के वर्णन को दर्शाने में विफल रहा। बोर्स मॉडल फेल टू एक्सप्लेन जीवन बोर का परमाणु मॉडल जीवन प्रभाव को नहीं समझा पाता है। एकदम सही कहा। जो बोर का परमाणु मॉडल था, देखिए, वह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही सही था।
कितने? एक इलेक्ट्रॉन वाले मात्र परमाणु के, परमाणु या आयन के लिए ही यह हमारा सही था। यह बोर्स मॉडल जो था वह जो है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं पहचानना है। बोर्स मॉडल एटम फेल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। बोर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम के वर्णन को दर्शाने में विफल रहा। एकदम सही स्टेटमेंट्स कह रहा है कि वाकई बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के लिए ही सत्य है। यह मॉडल जीवन प्रभाव को नहीं समझा पाता है। यह भी सही कह रहा है कि जीवन प्रभाव जो होता है, जब हम उनको रेखाएं जो हमारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं, जब उनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जीवन प्रभाव को नहीं समझा पाता। जब उनको हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो देखते हैं वह स्पेक्ट्रम की लाइनें ब्रेक हो जाती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो है जीवन प्रभाव कहलाता है। यह भी बोर का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये भी सही कह रहा है। स्टार्क प्रभाव, जब स्पेक्ट्रम को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह छोटी छोटी लाइनों में ब्रेक हो जाते हैं। इसके प्रभाव को भी इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये भी सही करा। बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन के कण और तरंग के रूप में मानता है, यह गलत ऑप्शन है। बोर ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन दिया था? डी ब्रगाली ने दिया था। तो सही आंसर क्या है? यही है। यही हमारा स्टेटमेंट गलत कर रहा है, क्योंकि यह क्या शो कर रहा है? यह हमारा शो कर रहा है, यह जो कह रहा है कि बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग के रूप में मानता है, यह गलत कह रहा है। बोर का परमाणु मॉडल, यह स्टेटमेंट्स जो है डी ब्रगाली का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगवेट के अनुसार डाइबोरेन रखता है बनाना बंध, अंगूर बंध, पाइन सेब बंध या इमली बंध? बताइए जल्दी से। लैंगवेट के अनुसार डाइबोरेन रखता है। देखिए, डाइबोरेन की जो संरचना होती है वह B2S6 होती है। ए बंद होता है, इसकी संरचना देखा जाए तो हमारी कैसी होती है? बनाना बंध जैसी होती है, केले जैसी आकृति होती है। इसलिए डाइबोरेन की जो संरचना में बंध पाया जाता है वह हमारा बनाना बंध पाया जाता है। डी ग्लूकोज के जलीय विलयन में खुली श्रृंखला की आकृति की साम्य सांद्रता लगभग क्या होती है? What is the approximate equilibrium concentration of the open chain structure form of D-glucose in an aqueous solution? आपको कह रहा है कि एक्वस सोल्यूशन में हमारा जो ग्लूकोज होता है, देखिए ग्लूकोज के तीन फॉर्म हुए, ओपन चेन स्ट्रक्चर, खुली श्रृंखला, अल्फा और बीटा। ठीक, ग्लूकोज के जलीय विलयन में खुली श्रृंखला के आकृति की साम्य सांद्रता क्या होती है? नंबर एक कह रहा है 2% होता है, नंबर बी कह रहा है 20% होता है, नंबर सी कह रहा है 90% होता है, और डी कह रहा है 0.02% के बराबर होता है। बताइए जरा। 26 का डी कह रहे हैं जय प्रजापति। देखा जाए ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है।
अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। ए ओपन चेन स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर है। यह हमारा बीटा डी डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होना हमारा म्यूटा रोटेशन कहलाता है। अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होना क्या कहलाता है? म्यूटा रोटेशन। जो अल्फा होता है यह हमारा सोल्यूशन में 36% होता है और यह लगभग हमारा 64% होता है। चाहे आप इसी को कम कर लीजिए या ज्यादा कर लीजिए, चाहे एक। और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है यह 0.05% से कम होता है। हालांकि इसी में किसी कम कर लीजिए, बहुत कम होता है, 0.02% ही माना जाएगा, क्योंकि इस 0.05 से कम होता है तो यही एक ऑप्शन दिया गया है। लेकिन लिखा क्या जाता है? 0.05 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित एथिल एसीटेट के स्वरूप में कौन सा अधिक प्रतिशत में पाया जाएगा? एस्टोएस्टिक एस्टर, जिसे हम एथिल एसीटेट, इसका नाम ही है EAA। शॉर्टकट नेम क्या है? EAA है। यह क्या रहा संरचना है? इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कराई दिस इज योर कीटो फार्म। कीटो फार्म, दिस इज योर इनाल फार्म। यह क्या है? हमारा इनाल फार्म। इसे क्लेजन कंडेंसेशन के द्वारा बनाया जाता है, जब एथिल एसीटेट से अपक्रिया करके बनाया जाता है सर। इसे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड कहते हैं। इसका नाम है एक्टिव मिथिलीन। ऐसे ये बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि A- ग्रुप, AB- ग्रुप के कारण से इसके एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। कह रहा है कौन किस फार्म में पाया जाता है? देखा जाए तो यह हमारा पाया जाता है 93.5% में, यह लगभग 6.5% है। तो सबसे ज्यादा कौन सा फार्म पाया जाता है? कीटो फार्म हमारा पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनाल फार्म से कीटो ज्यादा प्रतिशत में। कौन सा सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? कीटो इनाल, कीटो इनाल बराबर मत, इनाल स्वरूप कीटो से ज्यादा प्रतिशत। तो सही आंसर है कौन सा? ये ऑप्शन सही होगा हमारा, कीटो फार्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सरेंजर
वेव समीकरण को प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें गलत छप गया। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, लाप्लेसियन ऑपरेटर ये होता है, साई इक्वल टू प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये हमारा श्रोडिंगर वेव समीकरण होता है। श्रोडिंगर वेव समीकरण देखिए, जो इसमें साई होता है, साई जो होता है यह आयाम बताता है, और साई स्क्वायर क्या बताएगा? साई बराबर माना जाता है साई इक्वल टू ए प्लस आई बी होता है। तो साई स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाएगा? देखिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सही आंसर यही होता है 8 पाई स्क्वायर लाप्लेसियन ऑपरेटर साई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर। ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। क्या कोई डाउट है क्या? सही यही होता है, वो थोड़ा सा गलत हो गया, इसी में यम सुधार लीजिए, इसको लाप्लेसियन ऑपरेटर उल्टा होता है, तो इसी को कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीस्टाइरीन के स्टाइरीन में से निर्माण करने की कौन सा बहुलीकरण प्रयुक्त होता है? देखिए क्वेश्चन है, बताइए। पॉलीस्टाइरीन फ्रॉम स्टाइरीन, ये हमारा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये पॉलीमराइजेशन होकर CH2 कौन सा पॉलीमर कहलाता है? श्रृंखला बहुलीकरण, मुक्त मूलक बहुलीकरण, की कटायनिक पॉलीमराइजेशन, की एनायनिक पॉलीमराइजेशन। देखिए, अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे, इसे कहा जाता है मोनोमर। इसे क्या कहा जाएगा? मोनो हमारा मर कहा जाता है। ये जो जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, कौन वाले? डबल बॉन्ड वाले। अगर यह डबल बॉन्ड वाले यदि पॉलीमराइज करते हैं, पॉलीमर का निर्माण करते हैं, तो सदैव इसमें श्रृंखला की पॉलीमराइजेशन अभिक्रिया होती है। तो सही आंसर होगा
चेन पॉलीमराइजेशन के कारण से पॉलीस्टाइरीन जो है स्टाइरीन से निर्माण करता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए एंड बी। नहीं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन नहीं मानते इसको, इसको माना जाता है चेन पॉलीमराइजेशन। कटायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या कटायन बनता है जिसमें एसिड के बेस के प्रेजेंस में किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? चेन पॉलीमराइजेशन। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार एक ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति वाले संक्रमण तत्वों के यौगिक का चुंबकीय क्षेत्र में के उपस्थिति में रखा जाता है तो पांचों डी ऑर्बिटल का ऊर्जा स्तर होगा। बताइए जरा। तो देखिए, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल में ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। जब ये ब्रेक करते हैं तो 2 सेट्स में टूटते हैं। एक सेट ऊपर जाता है, इसे T2G कहते हैं, इसे EG कहते हैं। ये लोअर एनर्जी होती है, इसकी क्या होती है? एनर्जी लोअर होती है। इसकी क्या होती है? हमारी हायर एनर्जी होती है। तो क्या हो जाएगा? किस तरह की पांचों डी ऑर्बिटल सब जानते हैं। ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस वाई स्क्वायर, DZ² होता है। ये DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस वाई स्क्वायर और DZ²। जब टेट्राहेड्रल की संरचना होती है तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो Eg इज ग्रेटर देन T2G। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? Eg इज ग्रेटर देन T2G, अर्थात 30 का ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, आज के प्रश्नों की श्रृंखला यही खत्म होती है। देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना पीजीटी के लिए आई है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन आयोग पीजीटी के परीक्षा के लिए उसने अपना सेंटर मांग लिया है। सेंटर मांगने का अर्थ यह है कि वह पीजीटी की जो परीक्षा होगी, जो आपके प्रस्तावित है, उस डेट के लिए उन्होंने सेंटर को मांगा है कि किन किन जगहों पर एग्जाम होने हैं। तो ये मान के चला जाए कि पीजीटी का एग्जाम अपने सही शेड्यूल समय पर ही होगा। अगर पीजीटी का एग्जाम हो गया तो निश्चित रूप से टीजीटी का भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा आयोग ने क्या किया? सेंटर मांग लिया, सेंटर की लिस्ट मांग लिया है कि कहां कहां पर सेंटर्स एग्जामिनेशन होने हैं। तो इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो पीजीटी के जो लोग दे रहे हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। और देखिए, जो लोग चैनल के माध्यम से नहीं जुड़ पाए हो वो जल्दी से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप लोग मेहनत करिए, हम भी आपके साथ हैं। रोज 30 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, जो कि ज्यादातर एलटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर डे 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी को कुछ चैनल सब्सक्राइब करने में या किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हुई तो दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन। जो आपकी मर्जी है उससे कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ जाते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम पे इससे जुड़ सकते हैं, L1 क्लासेस प्रयागराज के नाम से, या हम इस नंबर पे, या तो फिर हमारे नंबर डायरेक्टली हमसे अगर जुड़ना
8601 78 12 25 पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म हो रही है। तो चलिए सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को गुड नाइट एंड गुड इवनिंग। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट।